अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो ओवरऑल पाकिस्तानी जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या रोल है और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, जो अफगानिस्तान से अपनी US ने जो एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अपनी अफवाज को निकालना है और किस तरीके से वो निकालेंगे, क्या प्रोसेस है। सितंबर 2020 को तमाम तर अफवाज को अपनी वहाँ से निकाल देंगे। ये फैसला जो है बाइडन ने ऑफिशियली भी अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2021 तक कम्प्लीटली US फोर्सेस का जो है इनखला हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि US जो है अपनी मुकम्मल तरीके से अफगानिस्तान में जो एक उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो बार बार ये रिपीट करवा रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पीस मेकिंग प्रोसेस को जो है पूरा कंप्लीट किया है और पीस मेकिंग प्रोसेस के लिए ही वो अपना फर्दर कंट्रीब्यूशन भी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अहम सवाल उठता है कि जो नेटो फोर्सेस अपेरेंटली जो कि बनाई गई थी, तमाम तर जो ममालिक हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये इत्तेहाद फॉर्म किया। उन्होंने ये इत्तेहाद इसलिए फॉर्म किया कि पीस मेकिंग में जो है वो अपना एक पिवटल रोल प्ले कर सकें। लेकिन नेटो ने क्या हासिल उसूल किया? सिर्फ और सिर्फ जिन ममालिक ने नेटो के लिए परमिशन ग्रांट की कि वो जो अपने दूसरे मुल्क जिनकी उनके साथ सरहद मिलती है उनको फैसिलिटेट करवाएं इस तमाम तर प्रोसेस में, उन्होंने भी कोलेटरल डैमेज का सामना उनको भी करना पड़ा। तो इससे सिर्फ किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं हुआ बल्कि मल्टीपल जो है ममालिक उनका इसमें नुकसान हुआ है। पीस मेकिंग प्रोसेस जो उन्होंने कहा है बल्कि वो खूनी प्रोसेस रहा, बुरे तरीके से जो उन्होंने और मजीद हालात को ख़राब किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे गुफ्तगू करेंगे, वो डिफरेंट इश्यूज़ हैं। उसमें सबसे पहले हम अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद शेख साहब, तजियाकार हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, और अफगानिस्तान से जिस तरीके से हम जानते हैं कि अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, और इस इनखला के जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तभी हमने देखा कि हालात जो है बिगड़ना शुरू हो गए। उस वक्त एक और स्टेटमेंट हमने सुनी अमेरिका की तरफ से, वो ये थी कि हम अपने अफवाज का तो इनखला करें लेकिन हम अपना कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करेंगे अफगानिस्तान से। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जाने से वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं। दर हकीकत हालात उस वक्त ख़राब हुए जब अमेरिका ने इस इलाके के अंदर मुदाखलत की 9/11 के बाद। ये एक तारीखी हकीकत है कि जितनी भी कॉलोनियलिस्ट इस्तेमारी ताकतें हैं, जब वो किसी भी इलाके में जाती हैं तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाती हैं, और उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में ये अमूमन होता है कि वो उन इलाकों के अंदर बदअमनी को आम करते हैं। और वो बदअमनी को आम करने की वजह ये होती है कि वो फिर उनके लिए जवाज़ बनता है अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए। अगर वो बदअमनी नहीं रहेगी तो फिर उनके ऊपर जो उनकी मदद मुकाबल आलमी ताकतें होंगी वो उनसे कहेंगे भाई अगर आप मिसाल तौर पे नाम नेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आए थे तो मसला तो अब खत्म हो गया, अब आप वापस जाइए। तो फिर प्रोजेक्ट कभी वो जमहूरियत के निज़ाम की नाफिज करने के लिए हो जाता है, कभी ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे कि हम यहाँ पे इसलिए ठहरे हुए हैं, कभी इंसानी हकूक़ के लिए ठहरे हुए हैं। तो ये एक बुनियादी हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि तारीख़ी तौर पर और आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कॉलोनियलिस्ट इस्तेमारी ताकतें जाती हैं वहाँ पर बदअमनी लाज़िम व मलज़ूम होती है। और फिर जब वो वहाँ से निकलती भी हैं तो वो अपनी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इस तरह का सेटअप छोड़ के जाती है जिसके अंदर हमेशा वहाँ पे बदअमनी रहे, यानी लूप होल्स जो है होते हैं वो वहाँ पे रहेंगे। और लेकिन सर ये जो स्टेटमेंट है जिसमें वाज़े होती है ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, पर्सनल गेन्स हैं, इसी वजह से जो दीगर ममालिक हैं उनको भी कोलेटरल डैमेज का सामना करना पड़ा। इस पर जो है आखिर कौन बोलेगा? क्योंकि अगर हम दुनिया को देखें वो तो 2 ब्लॉक्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। US इटसेल्फ ये कर रहा है पीस के ऊपर, तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा? देखिए, क्वेश्चन हमें दूसरों को छोड़ने में तो पहले अपने आप को देखना है कि इस जो अमेरिका की जो जंग थी जिसको उसने वॉर अगेंस्ट टेरर कहा, लेकिन अब ये बात सब पे आया है कि दर हकीकत वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग थी। तो हमें सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए अपने हुक्मरानों से कि उस जंग का हिस्सा बनकर हमने क्या खोया और क्या पाया। हमारे हुक्मरान खुद इस बात का आज एतराफ़ करते हैं, मौजूदा हुक्मरानों ने ही आज से 1.5-2 साल पहले कि हाँ ये अमेरिका की जंग थी जिसमें हमने शिरकत की। हमारे हुक्मरान खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इन 20 सालों में हमने कम अज़ कम $120 अरब से ज़्यादा नुकसान उठाया। 70,000, 80,000, 1 लाख तक की फिगर आती है जिसके अंदर हमारे शहरी और फौजी अफसरान जो हैं वो शहीद हुए। तो
یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک امریکہ اس خطے میں نہیں آیا تھا. تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو بھی, بین الاقوامی دنیا کو بھی اور امریکہ کو بھی, کہ اصل مسئلہ آپ کی موجودگی ہے. جب تک آپ اس خطے سے نہیں نکلیں گے اور خطے کے مسلمانوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے نہیں دیں گے, لیکن سر وہ تو واضح کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اب اگر ہماری فورسز بھی نکل گئی تو اس کے باوجود ہماری انوالومنٹ ختم نہیں ہوگی. دیکھیں اس کی سیدھی سی وجہ ہے, امریکہ نے اگر 20 سال یہاں پر بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں تو اس کا جو اصل مقصد تھا یہاں پہ آنا, وہ بنیادی طور پہ کوئی طالبان حکومت کا ختم کرنا اصل میں پرائم آبجیکٹو نہیں تھا. پرائم آبجیکٹو یہ تھا کہ افغانستان وہ جگہ ہے جو کہ رشیا, چائنا اور پاکستان کا بیک یارڈ بنتا ہے, اور یہاں پر رہ کے وہ رشیا کے بیک یارڈ کے اندر رشیا کو چیلنج کر سکتا ہے, چائنا کو چیلنج کر سکتا ہے, پاکستان کو کر سکتا ہے. کیا اب وہ صورتحال نہیں ہے اور یو ایس یہ جانتا ہے کہ اب وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ رشیا کو دوبارہ ٹارگٹ کر سکے؟ ایشو رشیا کو ٹارگٹ کرنا نہیں اصل میں, مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان 20 سالوں میں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب وہ پوری نیٹو کی طاقت, پوری مسلم دنیا کی انٹیلیجنس کی طاقت کے ساتھ آئے گا تو پھر بھی افغانستان کے مسلمان اس کی پالیسی کو قبول نہیں کریں گے. یعنی کہ اب ابھی دیکھیں نا کہ جو بائیڈن کتنا ڈیسپریٹ ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا ہم 2 سپٹمبر تک جائیں گے, اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ جولائی کے مہینے میں اپنی وڈرال کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن چونکہ اسٹل امریکہ ایک سپر پاور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایسے آلات, ایسے انسٹرومنٹس ہیں, ایسے سیٹ اپ ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی لیسٹ اماؤنٹ آف پریزنس کو مینٹین کر سکتا ہے, جس کے ذریعے سے وہ انشور کرے گا کہ افغانستان کے مسلمانوں کو کوئی ایسی حکومت نہ ملنے دی جائے جو ان کے اوپر شریعت کے مطابق حکمرانی کرے. اور شریعت کی بنا پہ حکمرانی کرنے والی کوئی بھی حکومت جو ہوگی وہ امریکہ کے لیے اور دوسری عالمی مغربی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج ہے. تو اسی لیے وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطے میں اڈے بھی چاہیے ہیں, وہ پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو اڈے دیے جائیں. لیکن جس طرح آپ بھی ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں, اس طرح میں اسی پر میں فاروق صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اس ایئر بیس کے حوالے سے پاکستان سے جو سوالات انہوں نے کیا, پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا ایئر بیس نہیں پرووائڈ کریں گے, یہ پاکستان کی طرف سے ایک خوشائن بات ہے, ایک ڈیسیجن ان کا اچھا ہے, یا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جہاں تک بیسز دینے کے تعلق ہے تو پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی امریکہ کو یہ بیسز دے. اگر امریکہ کو بیسز دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ آپ ایک دشمنی, ایون طالبان کے ساتھ آپ ایک دشمنی کرتے ہیں. یعنی اچھا ڈیسیجن ہے, یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اور عمران خان کا تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں پہلے بھی انہوں نے وار آن ٹیرر کی مخالفت کی ہے کہ یہ دوسروں کی جنگ میں ہم کیوں شامل ہوئے ہیں. وہ ڈے 1 سے اس کے مخالف تھے, اور اب چونکہ باقاعدہ وہ حکومت میں ہیں اور ہم نے ہمارے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. آج آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اب تک کے جتنے بھی تعلقات ہیں سارے منافقت کی بنیاد پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے بعد 2 ممالک انڈیا اور پاکستان جب آزاد ہوئے تو اس وقت ہمیں سوویت یونین سے بھی اور امریکہ سے دونوں طرف سے دعوت نامے مل رہی. اس وقت لیاقت علی خان ہمارے وزیر اعظم تھے, اور لیاقت علی خان نے ہمارے وزیر اعظم نے یہ چوز کیا کہ بجائے کہ میں سوویت یونین جاؤں, انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا. تو اسی دن سے سوویت یونین نے ایک ہماری ساتھ دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اور ہم امریکن, اس وقت 2 چیزیں تھی کہ سوویت یونین جو تھا وہ ایک کمیونزم, پالیٹکس کمیونزم کے اوپر تھے اور وہ کیپٹلسٹ تھے. تو اب انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا. اس سے یہ ہوا کہ امریکہ نے ہمیں اس وقت کچھ مالی امداد دی. ہمارے پاس اس زمانے میں گندم کی شارٹیج تھی تو وہ ہمیں فری میں گندم بھی دے رہے تھے. اور اس وقت جب ہمارے کیا کہتے ہیں کہ سی سائڈ سے یا شپ سے جو گندم آتی تھی وہ اونٹ گاڑیوں پہ لاد کے جاتی تھی, اور اونٹوں کے گلے میں شکریہ امریکہ کا بورڈ لگا ہوا تھا ہر اونٹ کے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر 1954 میں پاکستان سینٹو کی ٹریٹی میں شامل ہوا, سینٹرل ایسٹ نارتھ ٹریٹی آرگنائزیشن, اور 1955 میں سیٹوں کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن میں کا ممبر بنا. اس سے پاکستان نے ایک اعلان کر دیا کہ وہ امریکن کیمپ میں ہے, اور امریکہ نے یہ کہا کہ جو میرے ساتھ میری لابی میں میرے کیمپ میں ہوگا اس کو میں سستے ہتھیار بھی دوں گا, اور اگر اس ملک پہ کوئی جنگ ہوئی تو وہ امریکہ پہ جنگ کہلائی جائے گی, تمام الائز پہ, اور ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہم نے 65 کی جنگ میں دیکھا
62 की साइनो इंडिया जंग के दौरान हमने ये देखा, जब चाइना और इंडिया की झड़प हुई जी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला कि खबरदार अगर तुम वहाँ पे गए, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को ये कहा था यहाँ से मैं आ रहा हूँ, पीछे से आप आ जाए और ये कश्मीर का किस्सा फॉर हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस वक्त जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने पाकिस्तान पे पूरा प्रेशर डाला, यूसुफ खान की हुकूमत थी कि अगर तुम वहाँ गए तो समझ लो कि तुम अमेरिका को अपना दुश्मन बना लोगे। तो 62 में पाकिस्तान कश्मीर में नहीं जा सका अमेरिकन प्रेशर की वजह से। 65 की वॉर हुई, हम बीइंग अ मेंबर ऑफ सीटो एंड सेंटो, उसके बावजूद हमें अमेरिका ने कोई मदद नहीं की और अमेरिका ने हमें असला भी नहीं दिया, ठीक है ना। 71 यानी की हमने अपने प्रॉमिसेस पूरे किए और उनकी जब उन्होंने बारी कोई- आई उन्होंने जब मैं हमसे कह रहा हूं- इन रिटर्न कुछ भी हमारे साथ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था कैटेगोरिकली। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, आप देखें कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक हमेशा मुनाफकत की बुनियाद पे रहे हैं। फिर आप ये देखें कि 65 की जंग के बाद जब ताशकंद TTP ताशकंद मुआहदा हो तो वो सोवियत यूनियन ने किया था। सर मैं यही से आपसे कनेक्ट करूंगी, यहाँ पे शहजाद साहब से जानना चाहूंगी। शहजाद साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जिस तरह हमने हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से यही कहा है कि पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी, हमने इतने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, लेकिन इस हुकूमत में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं। क्या सेटिस्फैक्ट्री पाकिस्तान हुकूमत जो है अपने फैसले ले रही है? देखिए, एक बात ज़हन में रहे कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीख रही हुई है वो यही रही हुई है कि ये अपने अवाम से झूठ बोलते हैं और अमेरिका से जो वादे किए होते हैं उनको पूरा करते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 8-10 साल पहले विकीलीक्स आया था जी। और उसमें जो इंकशाफात हुए तो उस वक्त क्या बताया जा रहा जी। था कि हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो उन्होंने साफ अमेरिका से कहा कि जी हम यही कहते रहेंगे, हम मजम्मत करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक करते रहिएगा। जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत में तो उस ज़माने में हमारे यहाँ बेसिस दी गई, शमसी बेस दी गई, तरबेला के पास से इनके ड्रोन उड़ते थे। हमेशा यही कहा जाता रहा कि और वो जो विकीलीक्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो आज तक ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो कभी कहाँ पे होते हैं, कभी वो कहाँ तो होते ये हैं। कहना कि जी इस हुकूमत, अब शाह महमूद कुरैशी जो इस हुकूमत के वजीर खारजा हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर भी वजीर खारजा थे। तो ये एक तारीख है, तो इसलिए हम मुतमईन होकर नहीं बैठ सकते कि अगर आज इमरान खान साहब ने या आज PTI की हुकूमत ने ये कह दिया है यहाँ पे कि तो मटे आप नहीं देंगे। अप्रिशिएट कर सकते हैं ना कि अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता यहाँ पे पहले की तरह एटीट्यूड होता और डर और खौफ होता, एयर बेस के लिए भी कहते हैं हाँ जी आ जाएं, कोलेटरल डैमेज की एक बार फिर इजाजत दे देते हैं आपको। अभी ये फैसला तो नहीं किया अभी कोई चीज़ ना सर। अब हमें इस बार से फाइनल, ठीक है फाइनल ना हो, हम हर जगह क्रिटिसाइज करते हैं अपनी हुकूमत को, लेकिन जिधर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो भी खुल के क्या हम कर सकते हैं। हम फलस्तीन के मामले के ऊपर देखें, अगर खुल के अब तक जितना भी हुकूमत ने अपना इनपुट दिया, अगर हम देखते हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर कॉन्स्टेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स देखें, आज भी उन्होंने कैनेडियन फैमिली जो है, पाकिस्तानी कैनेडियन फैमिली, उनके ऊपर जो है उनको उनकी जो जाने गई उस पर उन्होंने बात की। क्या हमारे लीडर्स की ये तमाम तर प्रायोरिटीज थी पहले? देखिए, फिर वही बात है कि जो हुक्मरान, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हुक्मरान का काम बयानात देना नहीं होता, उसका काम अमल करना होता है। सर लेकिन डायलॉग से भी तो ओपिनियन फॉर्म होता है ना? बिल्कुल, डायलॉग से ओपिनियन फॉर्म होता है, लेकिन डायलॉग ओपिनियन बनाने के बाद आप ओपिनियन बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस्लामोफोबिया की बात करती हूँ, इस्लामोफोबिया में अगर लीडर्स कॉन्स्टेंटली गुफ्तगू करते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और इस सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू होती है, तो ही वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो है इसलिए होता है कि इसको जो वेस्ट के रूलर्स हैं वही उस इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहे हैं ना। और सर हमारे यहाँ से रिबाटल कोई नहीं जाएगा, और उसकी वजह सर रिबाटल कोई नहीं जाएगा, खत्म करने के रिबाटल को तो हमारे जाता है हुक्मरान आज भी माजरत खाना रवैया, माजरत खाना रवैया, कतन ऐसा रवैया नहीं है जिसको ये हम कह सकें कि एक खुद मुख्तार, एक गैरतमंद कौम के हुक्मरानों का रवैया है। तो जो हम अभी अफगानिस्तान के वाले से बात कर रहे हैं, हम कतई तौर पर भी इत्मीनान से, अभी भी देखो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, डेनमार्क में जो खाके, जो गुस्ताखाना खाके शाया हो रहे थे, वजीर आजम इमरान खान साहब शायद पहले इतने सालों में वजीर आजम होंगे जिन्होंने कड़क एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि खत्म करें और खत्म करवाएं इंटरनेशनल फोरम पर। बदकिस्मती ये और फिर उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के नाम के ऊपर इंटरनेशनल जो है नेशनल स्कॉलरशिप्स भी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इवेंट करना है, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। सर आज ग्लोबली डिस्कशन हो रहा है कि इस्लामोफोबिया कोई टर्मिनोलॉजी है, पाकिस्तानी जान रहे हैं कि हमें भी अपने दीन के बारे में बात करनी है, सिर्फ एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि आप एक्सट्रीमिस्ट बंदे को इस्लाम से जोड़ दें। हमारे मजहब में जिधर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने उसको भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जोड़ के हम लोगों ने रखा है। ये सारी बातें क्या इम्पैक्ट नहीं करेंगी? इनके इस्तेमाल में महदूद होना चाहिए। ये एक्सट्रीमिज्म
یہ ہماری ٹرمینالوجی نہیں ہے. سر آپ میرا سوال نہیں سمجھے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکسٹریمزم کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے جو کہ اسلام کے ساتھ غلط ہے. آپ دیکھیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ویسٹ اور ان کے انٹیلیجنشیا کیا وہ اسلام کو نہیں سمجھتے, کیا وہ معصوم ہیں؟ لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے؟ اب اس کی بات یہی کہ اس کے بعد حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. ختم کریں گے نا سر ہم, اس امپیکٹ کو ختم کرنے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک بیان دیا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یورپی یونین کو یہ یقین دہانی کرایا کہ نہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی, تو پھر وہ جو یورپی اقوام جو کہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف اور رسول کے خلاف کر رہے ہیں, یہ دو مختلف چانس ہیں. وہاں پہ وہ دوسرے معاملات ہیں, اگر وہ کوئی ٹریٹیز ہوئی ہوئی ہیں یا کوئی کنونشنز ہیں ان کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے نا, یا اگر کوئی معاہدے ہیں, ہر وہ معاہدہ, ہر وہ ٹریٹی جو کہ ہمارے دین, ہماری اخلاقیات, ہماری تہذیب, ہمارے اقدار کے خلاف ہے, ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ لیکن بالکل آئسولیشن میں تو نہیں جا سکتے نا, اپنا موقف سامنے رکھنا ہے, لیکن کمپلیٹ آئسولیشن میں ہم کیسے جائیں گے؟ اس بات کو آگے بڑھا دوں. جی سر. دیکھیں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پہلی بار مگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ میرا خیال ہے پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کھل کے مقصد انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان اور اسلامی فوبیا کے بارے میں کھل کے کہا ہے اور ویسٹ کو کنڈیم کیا اور سمجھایا کہ تم لوگ کس طرف جا رہے ہو. آپ کو میڈم تھریچر کی ایک بات کہتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا کہ اب تو سوویت یونین ختم ہو گیا, کمیونزم ختم ہو گیا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اسلام باقی ہے. تو یہ ان کی جو ذہنیت ہے. اور دیکھیں میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے جس وقار کے ساتھ ہمیں ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل اس میں, آپ نے دیکھیں کہ ہمارے اسلامی ممالک کس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. الٹیمیٹلی ان کو ہی انہیں بلانا پڑا اور ان کو مقصد یہ کہ OIC میں جو اسٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب کا گیا تھا اس کے بعد ہمارے تعلقات بھی خراب ہوئے. الٹیمیٹلی دوبارہ پھر ان کو ٹھیک بھی کرنا پڑا, لیکن اسٹیٹمنٹ گئے جتنے جانے چاہیے. ہمارے پچھلے جو یہ نواز شریف اور زرداری یہ لوگ جو تھے ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا, اس لیے یہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے اور مور رائل دین دا کنگ, کیونکہ ان کے پاس وہ ناجائز دولت اور ناجائز فارچون باہر ملکوں میں جائیدادوں کی صورت میں اربوں ڈالر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے. اگر یہ ان کے ایجنڈے پہ نہ چلے, ان کی ہامے ہانہ میں لائے, تو ان کو تو منی لانڈرنگ پہ وہ سارا ضبط کر کے اندر کر دیں. تو یہ تو دو قدم. عمران خان کے پاس ایسی کوئی چیز لوز کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کی کوئی باہر ناجائز جائیداد ہے, بلکہ یہاں کی بھی جو اس کی کمائی ہوئی جائیداد ہے حق حلال کی, وہ بھی اس نے شوکت خانم کو ٹرسٹ کو دے دیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ شوکت خانم کی. تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لیڈر ہیں جو قوم بنانا چاہتے ہیں. عمران خان کا میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس قوم کو ایک قوم بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک وقار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہوں. انہوں نے کہا ہمیشہ کہتے ہیں نہ میں جھکوں گا نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. دو اور معاملے ہیں جس کے اوپر انفارچونیٹلی ملک میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی انٹرنیشنل فورمز سے ہی پاکستان کا جو نام ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پہ. جس طرح اگر جو ہے بات کرتے ہیں یہ جو ایسٹ سے PIA کے بچ گئے ریکوڈک کیس میں, ہمارے اوپر ایک 7.5 یا 7.9 اپروکس بلین ڈالر کی جو ایک وہ تھا ہمارے اوپر, ہمیں سو کر رہے تھے, ہم سے پیسے لے رہے تھے, وہ بچ گیا ہمارا ایک ایسٹ. پھر پیرس اور نیو یارک کے PIA کے ایسٹس بچا لیے گئے. اب فار انسٹنس اللہ نہ کرے اگر یہ جاتا, نمبر 1 یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی غلطی تو نہیں تھی کیونکہ یہ معاملات تو پچھلی حکومتوں کے تھے, لیکن ملبہ کس پہ آتا؟ اس حکومت کی انکمپیٹنس کا کہی جاتی. اس کو یہ معاملات کہاں تھے, اس پہ کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلی 3 سال میں جو مہنگائی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیلے والا یا ریڑھی والا جو مہنگائی کو چیخ رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ملک کا اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے اثرات یہ. اس حکومت نے جو اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, جو اچھے اقدامات اٹھائے, اس کے نتائج اب آنا شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا روپیہ ایک دم اسٹرانگ ہو گیا, آپ نے 1 روپیہ بھی اسٹیٹ بینک سے چھاپا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ کو دیکھیں, وہ آپ نے بالکل ختم کر دیا, بلکہ سرپلس میں چلے گئے, جبکہ IMF کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $24 بلین تک جائے گا. لیکن الحمدللہ اب ان سب چیزوں سے ہم نکل گئے ہیں. ہمارے فارن ریمیٹنسز, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد
इस हुकूमत पे इतना है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में $2.8 बिलियन उन्होंने रेमिट किए। तो आप देखें कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस यहाँ पे है, और इसका नतीजा अब ये निकलेगा, ये महंगाई इंशाअल्लाह ताला बड़ी तेजी से खत्म होगी। सर एक छोटा सा वक्फा लेना है, इसे कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से। न्यूज़ वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में अमेरिका की अफवाज की अफगानिस्तान से इनखला की, और हमने प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू की कि अमेरिका ने ये भी बता दिया है कि हम मुकम्मल तरीके से जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करेंगे। एक तरफ अफवाज को निकालना लेकिन इन्वॉल्वमेंट रहना ये क्वेश्चनेबल है। सिनेरियो नेटो जो फोर्सेस बनाई गई थी, यूनाइटेड फोर्सेस, वो पीस कीपिंग प्रोसेस के लिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या हाल किया हमने ये भी देखा। प्रोग्राम को कंटिन्यूड रखेंगे। अब ज़रा मैं आपसे बात करूंगी शहजाद साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में जहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जिट होने वाला है अफगानिस्तान से फोर्सेस का, यूएस फोर्सेस का, फिर सी पैक की अगर हम बात करते हैं तो सी पैक का मगरबी रूट जो है इसी साल खोल दिया जाएगा, ख़ास तौर पे पसमानदा इलाके जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी। ये चेयरमैन सी पैक आसिम सलीम बाजवा साहब उनका ये रीसेंट स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रोजेक्ट्स इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े लगे हैं। सी पैक भी नो डाउट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि सी पैक बेसिकली एक चाइना का प्रोजेक्ट है। उनके यहाँ जो उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटीज थी, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं सर आप, इसमें क्या क्या सारे ममालिक के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे? पाकिस्तान का इसमें चंक नहीं है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद जरा पढ़ें कि सी पैक किसने इनिशिएट किया था। जी, अगर आपने पढ़ा है, और इस वक्त और इसके ऊपर अगर आपको याद हो 3 साल पहले कोयटा के कोर कमांडर थे जनरल आमिर रजा, उन्होंने एक पूरा सेमिनार भी किया था और उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया था, ये उनके अल्फाज हैं कि इसके ऊपर चाइना के 300 PhDs ने काम किया है। ठीक है, तो बजाय मैं उस डिटेल में जाएगा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन बात यह है इन तमाम प्रोजेक्ट से, इन प्रोजेक्ट से यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक वेल्थ की जनरेशन होगी। लेकिन हम क्या देखते आ रहे हैं 70 साल में, 70 साल पहले हमने क्या किया था? क्या हमें रेकोडेक जैसे मुआहदे कबूल थे और सीपैक में भी हम रेकोडेक और सीपैक दो अलग चीजें हैं। इसको मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि अगर आप जहां पे कह रहे हैं ना कि 100% अगर हम लोग कर भी नहीं सकते थे कैपेसिटी में कोई भी प्रोजेक्ट, लेकिन सीपैक एक रूट जहां पे ट्रेडिशंस का एक्सचेंज है सर, जहां पे जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए है, जहां पे ट्रेड रूट का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के फायदे के लिए भी है। बुनियादी इतनी है, हम अपने फायदे के तहत जब खुद अपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इनिशिएट करेंगे तब हमें उसका फायदा मिलेगा। कैपेसिटी होगी हमारे अंदर सर, कैपेसिटी काम करने से कैपेसिटी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले दिन से कुछ नहीं होता। जिस चाइना की आज आप मिसाल देने सीख रहे हैं कि क्या 48-9 में जब वो इजाद हुआ था उसकी ये कैपेसिटी थी। उनकी रेवोल्यूशन भी किसी और तरीके से आई थी। चेयरमैन माओ ज़ेडोंग जिस तरह रेवोल्यूशन लाए थे, वो खान साहब ने भी इशारा दिया था, रेवोल्यूशंस आती हैं फिर हमें क्या वो खूनी रेवोल्यूशंस कबूल है? जरूरी नहीं कि खूनी रेवोल्यूशन, पॉइंट सिंपल इतना है कि जब हम दूसरों के प्रोजेक्ट्स लेते रहेंगे, हमें 100 में से एक आना मिलेगा और हम उस एक आने के ऊपर खुश होते रहेंगे। तो सीपैक हो, ये इससे पहले हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इससे पहले हमें जितनी भी मिलिट्री एड मिली है, इससे पहले हमें जितनी भी इकोनॉमिक एड्स मिली है, हर हुकूमत उन एड्स के ऊपर, उन प्रोजेक्ट पे इस तरह शोर मचाती है। लेकिन आप बताएं आम आदमी की जिंदगी में सीपैक एड नहीं है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सीपैक एड नहीं है, सीपैक जो है वो कर्जे हैं। और इसी तरह के प्रोजेक्ट के तहत आपने पढ़ा होगा श्रीलंका ने जो उन्होंने जो पोर्ट वहां पे बनाई थी हम्बकटू की, उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको सरेंडर करना पड़ गया चाइनीज को। तो ये जो, और यहाँ भी आप पढ़ चुकी हैं खबरें कि सीपैक के तहत कर्जे थे जो मिच्योर होने जा रहे थे, हम चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि इनको डिले किया जाए। तो पॉइंट सारा ये है कि इसको मत भूलें कि ये प्राइमरीली हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हमें यकीनन जो 100 रुपए का फायदा चाइना को होगा, 1 रुपया हमें भी मिल जाएगा, लेकिन क्या इससे हमारा सिर्फ 1 रुपए का फायदा पे हमने लेना? जमीन हमारी, लोग हमारे, वसाइल हमारे, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट किसी और का है, पैसा किसी और का लग रहा है, बल्कि सिर्फ पैसा किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही लग रहा है, हमने इसको सूद समेत वापस कर रहे हैं, तो हमें उसका लेकिन मैक्सिमम फायदा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, जैसा माजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए, की सारी बातों को जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इवन गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने रिजेक्ट किया। मैंने चेयरमैन जो ओवरसीज पोर्ट के जो चेयरमैन है चाइनीज ऑफिशियल, मैंने उनसे भी इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम किया है, वो तमाम तरह से एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं। सर इस पे एक तजिया ले लेते हैं एक जर्नलिस्ट का, आप अपना पॉइंट ऐड कर लीजिए इसमें मजीद बाद में मैं डॉक्टर अब्दुल बाकी साहब से भी इस पे गुफ्तगू कर लेती हूँ, सीनियर जो हैं इस पे जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर। सर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो अमरीकी अफवाज है उनका इनखला होने जा रहा है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने अपना एक पिवटल रोल प्ले किया है इस पीस डायलॉग में। साथ ही साथ सी पैक के मुआहदे की अगर हम बात करते हैं तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जो है मजीद ये फ्लरिश हो जाएगा इसी साल और रूट भी खोल दिया जाएगा इसका, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अलवीना। मैं आपकी और आपके रिस्पेक्टेबल गेस्ट की बातचीत सुन रहा था
मैं थोड़ा सा उस सारी चीज को सम अप करते हुए आपसे एक बात कहूंगा. इट्स जस्ट नॉट कि आसिफ गफूर साहब ने क्या कहा है. इट्स जस्ट नॉट कि हम क्या ले रहे हैं, इसमें से क्या कमाएंगे, दूसरे मुल्क क्या ले जाएंगे. असल बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट विजन लेस है. हमारे डिसीजन मेकर वो सिविल हो या मिलिट्री के हो, वो नेशनल इंटरेस्ट के जो कोर इंटरेस्ट होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे. जो कुछ भी हो रहा है ये मुल्क और कौम को आगे ले जाने के लिए नहीं हो रहा. हर रजीम अपने विजन के मुताबिक अपने इंटरेस्ट और अपने टाइम को इनकैश करती है. मुल्क और कौम को कहीं मद्देनजर नहीं रखा जाता. ये है इसकी समरी. अब आप मुझसे आगे जो पूछना है पूछ लीजिए. सर, इसमें ये जो जहाँ पे इनखला हम देख रहे हैं कि इनखला हो रहा है अमरीकी अफवाज का, उन्होंने क्लियरली ये भी कह दिया है कि हम कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट अपनी खत्म नहीं करेंगे. दूसरी तरफ सी पैक जो है इसका तमाम तरह जो प्रोजेक्ट्स है वो भी जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस रूट को जो है खोल दिया जाएगा इसके लिए सी पैक के हवाले से. क्या आपको लगता है कि जो यूएस एक तरफ कह रहा है मैं निकाल रहा हूँ अपनी फोर्सेस को, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं जो इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट खत्म नहीं करूंगा, और तीसरी तरफ सी पैक पूरा, क्या सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए कोई और कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं? देखिए जी, एक चीज बड़ी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अमेरिका यहां से जाएगा, ये भी एक ला हैसल बहस है जो हमारे तमाम टीवी चैनल्स पे चलती रहती है और बहुत सारे कॉलम नवीस इस पे लिखते रहते हैं. ये याद रखें, किसी पेपर पे लिख लें, अमेरिका नहीं जाएगा. और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो फोर्सेस निकाल रहे हैं ना अपनी. वो हमें दिखाने के लिए काम कर रहा है. कंट्रोल तो सारा उसका है. आप कभी अफगानिस्तान के जियोग्राफिकल कंटूर्स को तो करें, सारा कंट्रोल उसके पास है और रहेगा. वो इसलिए रहेगा कि हम सब लोग जाहिल हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम में इत्तेफाक नहीं है. तो अमेरिका हो या कल को कोई और शहर हो, उनके पास राइट है वो ऐसे बिखरे हुए लोगों के ऊपर दुनिया के मैप को सामने रखे ना, जहां यकजहती नहीं होगी, जहां आपस में एका नहीं होगा, वहां दूसरे लोग रूल करेंगे. ये तो फंडामेंटल है. तो अमेरिका करे या कोई भी करे, करेगा. अब आ जाते हैं सी पैक. देखिए, सी पैक अगेन एक इंटरनेशनल फिनोमिना है. इट्स अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक गेम. इसके अंदर जब तक वर्ल्ड पावर के जियो पॉलिटिकल नहीं, जियोग्राफिकल, मैं फिर वर्ड रिपीट कर रहा हूं, जियो पॉलिटिकल नहीं, जियोग्राफिकल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होंगे, सी पैक कामयाब नहीं हो सकता. लेकिन सर, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं है, इसमें दीगर ममालिक जो हैं उनके भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से तेजी से जो तमाम तर काम हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो मैंने कहा कि जियोग्राफिकल इंटरेस्ट को आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा. जो आपके दूसरे ममालिक हैं, जो भी इस रूट से, इस लैंड रूट से लिंक होते हैं, जब तक आपके और उनके इंटरेस्ट कॉमन ग्राउंड्स पे आके नहीं खड़े होते और आपके पास एक विजनरी डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल एलीट नहीं होगी, उस वक्त तक आप इसमें से बेनिफिट नहीं ले सकेंगे. हाँ, लेकिन हमारे एक दोस्त अभी कह रहे थे कि रुपए में से 4 आने आपको मिल जाएंगे. सारी उम्र आप यही करते रहे, आइंदा भी यही करते रहेंगे. जब तक पॉलिटिकल एलीट विजनरी नहीं होगी, डिसीजन मेकर विजनरी नहीं होंगे. और बदकिस्मती ये है कि विजन नाम की चीज हमारी एलीट में, वो चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल हो, लेकिन नहीं है. एक और पॉइंट जिस पर जो है क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, अगर हम भारत को देखें, पाकिस्तान का दुश्मन ही रहा है हमेशा से, और भारत कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा पिछले कई सालों से, लगभग 2-3 साल से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है सी पैक को लेकर, और वो जिस किस्म की खबरें फैला रहा है कि रुक गया है, इससे आखिर हम क्या अखज़ कर सकते हैं? ये भारत घबराया हुआ है, ये आपका और मेरा मीडिया कह रहा है भाई, पाकिस्तान का. सर, मैं ये इंडियन मीडिया से कोट कर रही हूँ सर, क्योंकि हम जर्नलिस्ट को इंडियन मीडिया फॉलो करना पड़ता है. सारे इंडियन जर्नलिस्ट कॉन्स्टेंटली सर यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि सी पैक रुक गया है. उसके बाद मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, और मुझे चेयरमैन जी, मैं आपकी बात मान ली. आप फिर मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आप जिस गली, जिस मोहल्ले में रहती हैं और आपके पास 5 करोड़ रुपया है, तो जो उसी गली और मोहल्ले में 100 करोड़ वाला रह रहा है, और आप मुझे कहें कि बाकी साहब वो मुझसे घबराता है, तो मैं आपको सर, लेकिन घबरा रहा है ना, वो 100 करोड़ वाला घबरा रहा है, इस पे क्या कहना से घबरा रहा है? घबरा रहे, क्या वो लद्दाख की वजह से घबरा रहा है, या वो पाकिस्तान के लिए भी?
मैडम अलवीना प्लीज, मैंने अभी आपको कहा है ना कि वो 100 करोड़ वाले को आप मुझे अपने मोहल्ले में बुला के अपनी स्ट्रीट में बुला के कहेंगे बाकी साहब वो मुझसे घबरा रहा है, मैं आपको क्या कहूंगा? भाई आप अपनी इकोनॉमी देखें, अगर आपने मीट करना है आप अपनी इकोनॉमी देखें। वो 80 करोड़ डॉक्टर बाकी हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे स्टूडियो में मुझे फारूक जारी साहब से इसके ऊपर रिबाटल लेना है, वो क्या कहते हैं? सर आप रिबाटल क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो गुज़श्ता हुकूमतों के तजुर्बात की बिना पे कर रहे हैं। ठीक है, जनरल मुशर्रफ ने कोई करप्शन, मॉनेटरी करप्शन नहीं की, लेकिन वो अमेरिका की एक तड़ी के अंदर वो ग्राउंड हो गए कि आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस, जस्ट लाइक। और बकौल अमेरिकन के हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हमने कि ये सारे हमारी शरायत मानेंगे, और उन्होंने वो सारी शरायत मान ली। एक चीज अब वो हालात नहीं है। सर मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, ये गलतियां उसमें शामिल हैं, मेंशन किया था कि उनसे गलती ये गलतियां, और चौधरियों को जो अपने साथ मिला था वो एक और बड़ी गलती थी। लेकिन जो अब मैं आ जाता हूँ इस पे, जो बाइडेन कभी भी ये अफगानिस्तान छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि ट्रम्प वो वाहिद, चाहे वो कैसा भी था, वो वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि ये पुरानी जंग थी उसको भी वाइंड अप करने का। रिपब्लिकन्स या फिर ये आपको फर्क लगता है कि क्या दोनों जमातों में मुख्तलिफ फर्क होगा? जो बाइडेन जब आए उन्होंने साफ कह दिया कि वो जाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब इन्होंने यहाँ का अलायंस देखा कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तालिबान ये सारे एक पेज पे हैं, तो उनको ये मालूम था कि जो हशर यहाँ पे सोवियत यूनियन का हुआ उससे बुरा हशर हमारा होगा। आप मुझे बताएं कि दुनिया की 42 फौजें, मुल्क की फौजें, यूरोप की और जदीद असले के साथ पिछले 20 साल से वो लोग 10 से गिरबां हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में। और सबसे ज्यादा रेशो जो है वो यूएस ही लगा रहा है। और आप देखें कि यूएस, मैंने अपने 1 साल पहले के एक टॉक शो में एक बात मैंने कही थी कि इंडिया ने अमेरिका जो वहां से छोड़ेगा अफगानिस्तान से, तो उनको ऑफर की थी लद्दाख में बेस देने की। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये कभी भी चाइना होने नहीं देगा, इसलिए कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इंडिया ने जब आर्टिकल 370 लगा के चाइना को भी जगा दिया, और आज चाइना ने इंडिया का 1100 किलोमीटर एरिया पूरा काबिज हो गया और वहां पे बिल्डिंग और पूरा शहर आबाद कर दिया, लेकिन इंडिया क्यों तक नहीं बोल सका? आज इंडिया को ये खतरा है कि अगर चाइना इंडिया की कोई जंग हुई तो यहाँ से पाकिस्तान जो है कश्मीर के रास्ते कश्मीर में घुस जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसे अवामिल है इस वक्त कि इंडिया भी खामोश बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये 5 करोड़ और 100 करोड़ वाली बात नहीं है कि मोहल्ले में आए, ये मोहल्ले वाली सियासत नहीं है। यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है, अमेरिका की नीयत नहीं यहाँ से जाने की, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं है जो कि अमेरिका के साथ खड़ा हो। ईरान अमेरिका का दुश्मन, रशिया अमेरिका का दुश्मन, चाइना अमेरिका का दुश्मन, और जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, दिस इज अ गेम चेंजर और वन रूट वन बैट। इससे पाकिस्तान में बेतहाशा माशी तरक्की होगी, चाहे आपको 1 रुपया क्यों ना मिले। और आपको एक बात और बता दूं कि चाइना चूंकि अब आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमने माजी में भी देखा है कि चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने 65 की जंग में भी पाकिस्तान की खुल के हिमायत की, 71 की जंग में भी खुल के हिमायत की, और पाकिस्तान को कभी लेट डाउन नहीं किया। और आज चाइना की हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग, उनकी फॉरेन पॉलिसी का गोल है कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक वो इंडिया को एंगेज करके रखेगा। ये चाइना की पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए चाइना कभी भी पाकिस्तान को कमजोर होने नहीं देता। जब पिछली हुकूमतों ने कर्जे ले लेके इस हुकूमत के ऊपर पहला ये था कि $9.2 बिलियन देने, पाकिस्तान को कोई भी देने वाला नहीं था, लेकिन खान साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो पैसे लेके आए, और जो पैसे कम पड़ गए वो चाइना ने आपको मिला के दिए ताकि ये मुल्क डिफॉल्ट ना हो। सही है ना? तो ये और ये जो है हमारी इकोनॉमी, मैं अभी देखिए जो सिर्फ यहाँ से जो एक्टिविटी शुरू होगी ग्वादर पोर्ट से $10 बिलियन आप सालाना वहां से कमाएंगे।
$10 बिलियन कोई छोटी रकम और नहीं है। सर मैं कोई एथनिसिटी की बुनियादों के ऊपर कोई मैं जो है कोई नफरत नहीं फैलाना चाहती। बलोच एथनिक ग्रुप के हवाले से वहाँ पे वो खुद तंग है, या तो खुदा ना खास्ता BLA के साथ उठाया हुआ है, रॉ सब फंडिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे बेकार बैठे हुए हैं उनके अपने लीडर्स के आगे ना उनको कारोबार सिखाया जा रहा है। TVET स्कूल्स वहाँ पे बन रहे हैं कि उनको स्किल सिखाई जाए, वो वहाँ के लोग भी तो काम पे लग जाएंगे ना, स्कूल्स में जाएंगे, सबको इतना रोजगार वोकेशनल ट्रेनिंग सीखेंगे, रोजगार मिलेगा। क्या हम ये पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते? देखिए, उनको बेतहाशा रोजगार मिलेगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन इस वक्त फिर जनरेशन वॉर हम पे मुसल्लत कर दी गई है जी, और हर तबका फिक्र में ठीक है सर, पैसा बांटा। आप थोड़े दिनों में देखना वकला भी रोडों पे होंगे, वकला भी रोडों पे होंगे, बिजनेसमैन भी रोडों पे होंगे, हर तबका फिक्र के ये आंटियां मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये सब रोडों पे होंगे, दे ऑल फॉरेन फंडेड पीपल। तो ये आपको और हमको मिलके फिफ्थ जनरेशन के अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट लड़ना है। ठीक है सर। और शहजाद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना, जब लद्दाख में सीरियस टेंशन क्रिएट हुई थी इंडिया और चाइना के दरमियान, और उससे पहले इंडिया जो है वो 2019 के अंदर आर्टिकल 360 को रिवोक करके उसने मकबूजा कश्मीर को भी इंडियन यूनियन में जम कर लिया था। हमें पता है इसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अपराइजिंग है वो किस लेवल की है। हर रेड लाइन इंडिया ने अबूर कर ली। हमारे पास हर किस्म का लीगल इखलाकी राइट था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते और मकबूजा कश्मीर को आजाद कराते, और हालात भी हमारे मुवाफिक थे। लेकिन जनवरी 2021 में इंडिया ने रिपोर्ट की, और आज तक उसी पाकिस्तान की तरफ से रिबटल नहीं हुई, कि इंडिया ने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक कोर को यहां से मूव किया और लद्दाख की बॉर्डर पे ले गया। क्या आप समझते हैं कि इंडिया को किसने यहां से अश्योरिटी कराई कि पाकिस्तान की तरफ से इस नाजुक तरीन सूरत हाल में उसके ऊपर वार नहीं किया जाएगा? और इसी दौरान जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान को कह रहा है कि तुमने किरदार अदा करना है, और पाकिस्तान विलिंगली किरदार अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका से मुतालबा नहीं किया कि अगर हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं तो आप इंडिया के लिए क्या करने चाहिए, ये बता दें। लेकिन बात ये है कि मुतालबात नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका एक सांप की तरह है। वो सांप जब तक यहाँ मौजूद रहेगा वो आपको डस तो सकता है, वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। मुतालबात करने चाहिए, तो नहीं, पाकिस्तान को मुतालबात नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। आज एक्शन ये कि आज अमेरिका जब यहाँ से निकलने पे मजबूर है तो किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन ना की जाए कि उसकी मौजूदगी यहाँ पे बरकरार रहे। आज आपको अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते तो कम से कम वहां पे डिप्लॉयमेंट करके इंडिया में प्रेशर तो क्रिएट करें, ताकि वहां के जो मुसलमान खड़े हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको हिम्मत तो पड़े, उनको आसरत हो कि हाँ वाकई अब किसी वक्त भी फौज मूव कर सकती है। हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर कर दिया हुआ है, हमने तो उनको बहुत यकीन दहानी करा, ये सीज फायर ऐसे ही हो गया, और अभी 100 दिन मनाए जा रहे हैं सीज फायर के ऊपर। तो इससे हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे हम इंडिया को मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप परेशान हो, आपके यहां से कोई हमला नहीं होगा। और इस दौरान में अमेरिका ने साफ क्लियरली कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ वॉर एंड टेररिज्म के हवाले से है। तो आइंदा भी ये एक तारीख है इस मुल्क की, हम तारीख ये, और ये मुल्कों की जो है ये सिर्फ एक शख्स के ऊपर नहीं रिलाई नहीं करती कि अगर हम मान भी ले कि आज इमरान खान साहब बड़े खुददार हैं तो ये सब चीजें ठीक कर लेंगे, एक पूरा इंस्टीट्यूशन। और हम प्रैक्टिकली नजर क्या आ रहे हैं इस वक्त, अफगानिस्तान की इशू पे, इंडिया की इशू पे इमरान खान नहीं बात कर रहे, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। अगर विलियम जे बर्न्स यहाँ पर आता है, सीआईए का डायरेक्टर खुफिया, तो वो आर्मी चीफ से बात कर रहा है। अगर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोन कर रहा है तो आर्मी चीफ से बात कर रहा है। आपने वजीर आज़म इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें चेंज नहीं देखा? वो जहां पे भी अगर यूएन जनरल असेंबली में उनकी गुफ्तगू, या फिर अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुन लें, इमरान खान साहब जब जुलाई 2019 से अमेरिका गए, वहां से ये खुशखबरी लाया कि ट्रंप ने सालसी की बात कर ली है जी। और सर वो छोड़ देना, वो तो ऑपोजिशन की यही बात करती है, ऑपोजिशन की बात नहीं है, ऑपोजिशन की बात नहीं, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा। और सर क्या ये डर और खौफ नहीं था मोदी का? ऑपोजिशन की बात नहीं है, मोदी का डर और खौफ नहीं था कि आर्टिकल रिवोक कर दिया? जी नहीं, मोदी आर्टिकल उन्होंने डर और खौफ नहीं था। उन्होंने सोचा होगा पहले मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग बैठे हुए थे, उनका मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। और जब इंडिया ये रिवोक करने जा रहा था, क्या किया उन्होंने? किसने? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। फजलुर रहमान की बात कहां से आ गई? इस वक्त हुक्मरान फजलुर रहमान है, कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन नहीं थे आप? देखिए ये वही बात है जिसका कल ट्रेन का हादसा हो गया तो आप कह रहे हैं कि जी जो 4 साल पहले या 10 साल पहले 4 साल की तो बात ही नहीं है ना सर। सिंपल बात ये है वो घबराहट है कि कुछ बात कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं। हम पहले घबराहट है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रैक को मूव कर दी है सर। ये प्लानिंग आप भी जानते हैं, बहुत पुरानी प्लानिंग है सर। आपने पढ़ा हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्या बयान दिया? चेंज करके लोगों का नंबर चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के पहले 2 हिस्से किए और अब फर्दर उसके 3-4 हिस्से करने जा रहे हैं। और हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है? वो सिंपल ये कह रहा है जी ये कि डिस्प्यूटेड एरिया है और हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपका खामोश रहना इंडिया को मुसलसल इस बात की इंकरेज कर रहा है कि वो जिस तरह वो मकबूजा कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करते चला जा रहा है।
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑا اچھا موقف اپنایا گیا, بڑا اچھا بیان دیا جا رہا ہے. اگین ایکشن سپیکس مور لاؤڈر دین ورڈز. یہاں پہ صرف ورڈز ہیں, there is no action, there is no action on the ground. سر جدھر بھی ہم فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں ہم کہیں پہ بھی ایکشن لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری. ڈاڈی صاحب اس پہ کچھ ایڈ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا اس وقت نہ تو پاکستان نہ انڈیا اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وار میں انوالو ہو. ٹھیک ہے, انڈیا تو اس وقت کووڈ کے اندر بہت بری طرح پھنسا ہوا, -7.3 ان کا گروتھ ریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ساری دنیا میں تباہی مچی ہوئی, اکنامیکل تباہ برباد ہو گیا, اور ہمارا 3.9% GDP رہی. سر اسی پہ میں نے جو ہے ڈاکٹر باقی صاحب سے بھی ویو لینا ہے. وقت میرے پاس اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھاتے نا پھر آپ. نہیں میں بتا رہا ہوں, اور یہ پاکستان تو چھوڑیں, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے, انٹرنیشنل اکنامک فورم جو ہے, وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس تیزی سے اکنامی کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے وہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. یہ مقصد پاکستان کو آپ چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ادارے اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں پاکستان کی اس ترقی کو, اور وہ آگے بہت زبردست اسکوپ دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک وہ وقت تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے, اور آج وہ وقت ہے کہ پینڈیمک میں آپ نے 3.9. سر لیکن برطانوی وزیر اعظم نے بھی عمران خان صاحب کی تعریف کر دی, تو کیا یہ اس سے ہمارا ایک سافٹ امیج کریٹ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ووکل لیڈرز ہیں جن کی گفتگو دیکھیں عمران خان کی آپ ایک چیز دیکھیں 24/7 he is on front foot and he is all daily every day he is having meeting with all the committees. ٹھیک ہے, نہ یہ شخص نے کوئی بیرونی دورہ اپنے لیے کیا. وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. ڈاکٹر باقی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ون لائنر دے دیجیے FATF کے حوالے سے. چائنا کی لابنگ پاکستان کے اگینسٹ بہت اسٹرانگ ہے, پاکستان کیسے اپنے گولز کو اچیو کر پائے گا؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے ڈاکٹر باقی سے, اس پہ آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑا آپٹمسٹک ہوں. پاکستان میں جس طرح ہر طرف توجہ آدھے کے انوائرمنٹ کے اوپر ساری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی, جبکہ امریکہ نے پاکستان کو انوائٹ تک نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ میں سب سے پہلے انیشیٹو کس نے لیا؟ پاکستان نے, یہی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے. آپ دیکھیں کہ ابھی جب گنا انہوں نے عمران خان صاحب نے پچھلے سال ایک پالیسی بنائی کہ نومبر کے مہینے میں کریشنگ ہو جانی چاہیے گنے کی. سر ون لائنر دے دیجیے. میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ ڈسکشن افغانستان سے شروع ہوئی تھی اور اکانومی کے اوپر آ گئی. سر ہمارے موضوع کا حصہ تو نہیں میں آپ کو اس پہ تنقید نہیں کر رہا, کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ آخری لائن میں پھر اب اکانومی کے حوالے سے دے دوں. جن ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں, ماضی میں یہ مشرف کا دور ہو, مسلم لیگ نون کا دور ہو, یہ انٹرنیشنل اس کا بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. یا تو ہم اپنے ایک موقف بنا لیں کہ وہ جو انٹرنیشنل فورم جو بات کرتے ہیں اگر وہ درست ہے تو پھر ماضی میں بھی ترقی ہو رہی تھی, اور اگر اس وقت کہتے تھے انٹرنیشنل فورمز جو ہیں یہ اپنے مفاد میں بات کر رہے ہیں تو پھر ہم آج مان لیں کہ وہ آج بھی اپنے مفاد میں بات کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو دور کوئی بھی ہو, یہاں پہ ویلتھ یقیناً بہت جنریٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ویلتھ اوپر کے لوگوں تک رہتی ہے, وہ نیچے جو سو کال کیپٹل سسٹم کہتا ہے ٹرکل ڈاؤن کی جائے, وہ ٹرکل ڈاؤن کہیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شہزاد شیر صاحب, بہت بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. تجزیہ کار اور ماہرین بین الاقوامی تعلقات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ڈاکٹر عبدالباقی صاحب سینئر جرنلسٹ, تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کنکلوڈ کریں گے کہ افغانستان میں نہ صرف بلکہ پورے دنیا میں جو مسلم امہ ہے وہ اپنی فریڈم کے ساتھ رہ سکے اور اپنے پرسنل رولز اور لاس کے ساتھ رہ سکے, اور US جو خود کو کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا وہ جو ہے ایڈوکیٹ ہے, ایمبیسڈر ہے, اور اسی نے تمام تر ممالک میں جو ہے پیس کو ڈسٹرپٹ کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان مزید کسی کے بھی ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا اور پاکستان اپنا اسٹرانگ سٹانس بنائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. سی پیک بھی پراسپر کرے گا, پاکستان اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا, اور چائنا اور باقی دیگر ممالک بھی اس میں اپنا فائدہ اٹھا سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.